हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम बड़े अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों को जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें बांटने की तैयारियां हो रही हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर बात होगी। एक और अहम मौजू है हमारे पास, और एक और अहम मौजू ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा हाल ही में पैदा हुआ है। और वो तनाज़ा क्या है? वो पाकिस्तान के कौमी तराने के हवाले से तनाज़ा पैदा हुआ है। ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी मौजूदा हैयत क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू है। टाइम मिले तो ज़रूर आप सुनिएगा नई मालूमात के साथ। तो फ़खर दुरानी, आप ठीक है? चलिए, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, क्या नई ताज़ी है? बस ये सियासी तौर के ऊपर गहमा गहमी, हमने तो समझा था कि आईनी तरमीम वाला मामला खटाई में पड़ गया तो शायद ठंड पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें गहमा गहमी जारी ही रहेगी। आज जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने एक ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने मुतालबा किया है कि जो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2017 वाले जो इलेक्शन एक्ट था उसमें तरमीम करके, उसके बाद उसमें दो तीन चीज़ें मेन थी जो एक्सक्यूज़ मी जो इन्होंने वो की थी, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी। एक तो ये कि जब कोई नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हैं तो उसमें आपको पार्टी के एफिलिएशन का सर्टिफिकेट देना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि ये जो 41 अरकान जो पीटीआई के 39 तो वो थे जिन्होंने पार्टी का वो दिया था एफिलिएशन सर्टिफिकेट के वो पीटीआई के वो कर रहे हैं, लेकिन 41 वो थे जो बिल्कुल आज़ाद मुंतखब हुए थे। तो उसके ऊपर जब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो इलेक्शन कमीशन जो था उनको कहा गया कि आप इनको भी पीटीआई का कंसीडर करें और इनसे एक एफिलिएशन सर्टिफिकेट ले लें। फिर ये शोर उठाया गया कि ये तो जो आइन का आर्टिकल 51 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसमें 3 दिन में आपने ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसकी वायलेशन की है कि आपने 15 दिन दे दिए हैं, ये किस उसके आइन के तहत हो। बहरहाल उसके बाद पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, और बिल के तहत ये था कि कोई बंदा जब नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहा होता है उस टाइम वो अपना पॉलिटिकल पार्टी का जो सर्टिफिकेट देगा, या अगर कोई आज़ाद मुंतखब होता है तो वो 3 दिन उनके पास होते हैं, उसमें आपने फ़ैसला करना होता है कि किसी सियासी जमात को वो ज्वाइन करना होता है या नहीं करना। उस एक्ट के बाद आज स्पीकर ने ये किया है कि इलेक्शन कमीशन को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है कि ये जो एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट का, एक पार्लियामेंट जो है उसके पास कानून साजी का अख्तियार है, उसके तहत आप जो इन 41 नशिस्तों का फ़ैसला कर दें। ये भी साथ कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो क्योंकि जो पुराना एक्ट था उसके मुताबिक था, अब नया एक्ट आ गया तो आपको ये इस नए एक्ट के तहत ये फ़ैसला करके 41 जो लोग हैं उनके हवाले से फ़ैसला करके उन नशिस्तों को जो मखसूस नशिस्तों वाला है वो जारी कर दिया जाना चाहिए। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या जवाब देता है। क्या वो स्पीकर की जो ये ख़त है उसके मुताबिक अमल करते हुए ये 41 नशिस्तें उनको दे देता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो 3-4 दिन पहले वजाहत आई है उसके ऊपर अमल करते हुए इन 41 अरकान को पीटीआई के उसमें वो देता है, बतौर नोटिफाई करता है। अब इसमें जो बड़े अहम जो कुछ लीगल और कानूनी पॉइंट्स हैं शाहजी, एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने उसी दिन ही सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के ऊपर भी जवाब दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इस तरह जो उनको धमकी या इस तरह डराना वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, फिर एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार उन्होंने एक रजिस्ट्रार को लिख दिया एक लेटर की सूरत में कि ये जो 8 रुकनी जजेस की तरफ से वजाहत आई है, ये इसमें हमें एक तो जो पार्टीज़ जो इसमें फ्री कैन है उनको आपने नोटिस जारी नहीं किया, और दूसरा ये कि कॉज लिस्ट जारी नहीं की, और तीसरा ये कि ये जो वजाहत था वो बाकायदा तौर के ऊपर ऑफिशली रजिस्ट्रार ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुई थी। जो मेरी इतलात हैं, अब इलेक्शन कमीशन इन्हीं जो रजिस्ट्रार वाला वो जो एक जो जारी किया गया था, ख़त जारी किया गया था, उसको बुनियाद बना के देखें। जो इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस, ये एक एडवाइजरी रेफरेंस था जो इन्होंने भेजा था
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि आप हमें ये बताएं कि ये जो कानूनी नुकात हैं इसके ऊपर हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे फ़ैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो 13 दिन के बाद इन्होंने वो भेजा था, 53 डेज़ के बाद इसका जवाब दिया उस दिन जिस दिन आइनी तरमीम आनी थी। तो ये आगे मामला जो है वो पेचीदा होंगे। मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत है उसके बावजूद भी वो सीटें अभी वो नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें एक और कम्प्लिकेशन वही इलेक्शन एक्ट वाली है और आज फिर स्पीकर ने भी ख़त लिख दिया है। तो ये मामला मुझे ऐसे ही लगता है कि ये लिंगर ऑन होता जाएगा। अभी ना शायद इलेक्शन कमीशन स्पीकर के ख़त के ऊपर अमल दरामद करते हुए नोटिफाई करेगा और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत आई उसके मुताबिक ये पीटीआई को जारी करेगा। तो वैसे माननी किसे चाहिए, किसकी शाह जी मानना अगर कानून और पार्लियामेंट को देखा जाए, सुप्रीम देखा जाए, तो एक एक्ट पास हो गया। एक्ट के बाद तो ये इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई बज़ाहिर जो है वो उसी एक्ट के मुताबिक वो करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन का जो पूरा तरीक़ाकार है वो दोनों ऐवानों से हुआ, सदर के उससे हुआ। तो एक्ट एक जब लागू हो चुका है तो उसके मुताबिक ये फ़ैसला आना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बस ये देखें अब क्या होता है, लेकिन लगता वही है कि ये शायद इदारों के दरमियान जो तसादुम है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता यही है कि अल्टीमेटली हमने इमरजेंसी की तरफ जाना है, लेकिन ये कल हमने ये डिस्कस किया, आप नहीं थे। हाँ जी। तो आसिफ बशीर चौधरी और हमने ये डिस्कस भी किया है कि ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, अल्टीमेटली फिर शायद वही होगा कि नहीं, लेकिन ये डिफरेंट इमरजेंसी होगी। ये इमरजेंसी होगी मावराए आइन। मावराए आइन इसलिए कि इमरजेंसी में तरीक़ाकार जो भी लिखा हुआ है, आपको पता है पार्लियामेंट को करारदाद मंजूर करनी पड़ती है, फिर गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि आप जजेस को फारिग कर दें। ये मावराए आइन इकदाम करना होगा अगर ये करेंगे तो। अच्छा। और उसकी आप देखें, ये याद रखें, मावराए आइन आर्टिकल 6 है। आपका मुशर्रफ साहब के ऊपर वाली जो थी, मुशर्रफ साहब पे भी तो यही हुआ था। तो मेरा ख्याल में ज़्यादा बेहतर तो ये है कि इसी तनख्वाह पे सारे काम करें, इसी अदलिया के साथ गुजारा करें और जजेस की इंडक्शन को बेहतर बनाएं। ये अगर अदलिया आपको अच्छी नहीं लगती तो ना लगे, ये वक्ती फेज़ है, ये गुजर जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में मावराए आइन काम की शायद सिर्फ ये नहीं कि एक इदारा नहीं कि अदलिया अच्छी नहीं लग रही, मेरा ख्याल है पार्लियामान भी जो उनके कुछ जायज़ अपनी वजूहात हैं या बाकी जो है, मेरा ख्याल है कि ये हर एक जो है वो एक दूसरे की हदूद में इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन फ़खर मुझे तो ये लगता है, और इस बात के ऊपर हम बड़ी लंबी बात कर सकते हैं, कि हमारा पार्लियामान जो है एक रबड़ स्टैम्प बन चुका है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से कम वो एक आप ये कह लीजिए कि वो जिस तरह तारीफ़ें और चापलूसी कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली आर्मी चीफ़ की, कि यानी कि यक जान और एक कालिब है, ये तो यानी मुझे देख के शर्म आती है। शाह जी, ये वैसे शहबाज शरीफ नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ से पहले जो इमरान खान था उसने तो आर्मी चीफ को कौम का बाप कहता था। ये एक ट्रेंड बन गया है। दरअसल वही हमारे अंदर जो जमहूरी रवैया है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और तमाम सियासी जमातें अब उसी जो इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए जो है ना, वो हर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये शहबाज शरीफ को सिंगल आउट ना करे, इमरान खान भी यही कर रहा है, जरदारी साहब भी यही कर रहे हैं, मौलाना साहब थोड़ा सा उन्होंने रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई है, लेकिन देखते हैं कि वो आईनी तरमीम में वो क्या करते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ ना, आज के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान साहब का दौर था तो हम इमरान खान साहब की बात करते थे। शहबाज शरीफ साहब आज सिंगल आउट इसलिए होते हैं ना कि वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, और सॉरी टू से शहबाज शरीफ साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत की है वो तो इमरान खान ने भी नहीं की। आप देखिए ना कि पूरी की पूरी जो आपकी एग्जेक्टिव है, यानी कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को उठा के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया। ये काम तो इमरान खान ने भी नहीं किया था। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब को इसलिए सिंगल आउट करना पड़ता है कि वो तो उन्होंने तो सारी अधीं क्रॉस कर दी हैं। तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन शाह जी फिर वही बात, मैं थोड़ा सा अगर उसी में ठीक है, ये शहबाज शरीफ कर रहा है, मुझे इससे बिल्कुल इत्तेफाक है। आप जो बात कह रहे हैं ना, तो बात बिल्कुल नहीं, लेकिन माजी में अगर देखें ये वो भी गलत था ना यार।
सिर्फ बात सुने ना फिर कि इमरान खान ने पीका एक्ट में कुछ तरामीम की थी, आपको याद है कि फ़ौज के ऊपर और इस तरह के इदारों के ऊपर बिल्कुल वो नहीं हो सकती, फिर इस तरह की करारदादें लाई गई थी। फीका एक्ट लाया कौन था? वो नून लीग लाई थी। नून लीग लाई थी ना, नवाज शरीफ साहब लेके आए, बिल्कुल लाए थे। तो और सबसे ज्यादा शिकार भी वही हुए थे, नून लीग के ही लोग। आज अंडू कर रहे हैं, तो ज्यादा जूते किसको पड़ने चाहिए? मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल, अगर आपने जूतों का हिसाब लगाना है कि किसको ज्यादा जूते पड़ने चाहिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये तमाम सियासी जमातें हैं, इनको पता है कि इस टाइम जो ताकत का मरकज है ना वो कौन है। ये तमाम सियासी जमातें खुशनुदी में लगे हुए हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो नून लीग है एक सियासी जमात है ना, बाकी भी सियासी जमातें। मैं अर्ज करता हूँ इमरान खान की जो सियासी जमात है उसकी तो अभी जुमा 4 दिन हुए हैं और वो फौज की छतरी से तो निकले ही कभी नहीं। ये तो कहते थे वोट को इज्जत दो। जो ये क्लेम करता था कि मैं वोट को इज्जत दो की बात करते हो, ज्यादा तो तनकीद उसके ऊपर होगी ना। मैं तो इसलिए कहता हूँ आप फिर बाद में बीच में ले आते ना इमरान खान। आप इमरान खान से भी निकल आए भाई। मैं ये कहता हूँ इमरान खान तो जेल में है अभी भाई। हम उस पर तनकीद करते हैं जब उसके वो पावर में होता है। अभी भी जो उसकी वो रखते हैं उस पर तनकीद होती है और होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा तनकीद तो उस पर होनी चाहिए ना जो पावर में है। हम पावर वाले का हिसाब नहीं कर, ओ इमरान खान नहीं, फिर आप दूसरी तरफ ये भी तो कहते हैं ना कि पावर तो इसके पास है ही नहीं, पावर तो दूसरे एक मरकज के पास है। नहीं तो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। तो हम उसी पे तनकीद कर रहे हैं कि ये गलत काम होगा कि अगर आप वो करेंगे। अच्छा शाह जी, एक और पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान का जो मीडिया है और सोशल मीडिया, उसके ऊपर बड़ा एक बहस जारी है, और ख़ास तौर के ऊपर जो अफ़गान वहाँ पे नाज़िमुल अमूर थे, कौंसल जनरल जो पेशावर में, उन्होंने कौमी तराने की जो ताज़ीम में वो खड़े नहीं हुए, ये उसको पाकिस्तान की जो है ना ये एक इंसल्ट करार दिया गया है। और काफ़ी लोगों ने इस हवाले से मुतालबा किया पाकिस्तान की आवाम ने कि इनको एक तो वो डिमार्श वाला और दूसरा इनको मुल्क बदर कर देना चाहिए। तो इस तरह के सख्त जो है रद्द-ए-अमल आया उसकी तरफ से। गो के अफ़गान जो एम्बेसी है या उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आई। लेकिन ये बताएं कि आपकी कोई बातचीत भी हुई है क्या, उनकी तरफ से क्या एक जवाब है, और ओवरऑल कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं आगे बढ़ते हैं? फ़खर इस वक्त अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान के जिस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा चैलेंज्ड या चैलेंजिंग ताल्लुकात हैं वो अफ़गानिस्तान है। ज़ाहिर हिंदुस्तान के साथ भी पाकिस्तान का एक वो मामलात चलते रहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है उस वक्त से कोई आइडियल नहीं रहे। पाकिस्तान में ज़ाहिर अटैक हुए हैं, TTP यहाँ पर है, आती है अटैक करती है, और हम अफ़गान गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी आपके उधर है, और अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि जी हमारे पास TTP नहीं है, हम किसी को कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देते, ये महाजर है, 5-6 हज़ार घर हैं हमारे पास और हम उनको इजाज़त नहीं देते कि वो कार्रवाई करें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तकरीब की थी गालिबन सीरतुन नबी के ऊपर। वहाँ पर अफ़गान कौंसलर जनरल को बुलाया था, जो कि जब तराना हुआ तो वो खड़े नहीं हुए, और वो एक सोशल मीडिया पे और एक पाकिस्तानी मीडिया पे एक इशू बन गया। और फिर पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है उन्होंने एक एहतजाजी मुरासला पाकिस्तान में जो हेड ऑफ मिशन है अफ़गान तालिबान के सरदार शकीब अहमद उनको दिया, और ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान ये एक चैलेंजेस टेंस माहौल पैदा हुआ। तो ये एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ हम जानते हैं कि जी ये तो बड़ी बेरुमती है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जानूँ, और ज़ाहिर है उसके लिए अफ़गानिस्तान जाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो यहाँ उनके हेड ऑफ मिशन एम्बेसडर ही हैं, हेड ऑफ मिशन चार्ट डी अफेयर नाज़िमुल अमूर है सरदार शकीब अहमद, ये ज़ाबुल से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। बड़े समझदार हैं, जो अमारात इस्लामी या तालिबान हैं उनकी मीडिया में काम करते रहे हैं। तो मैं आज उनसे मिलने गया तो बड़ी उन्होंने एक तो बड़ा इज़्ज़त से मिले, उनके जो मीडिया के हैं जो मीडिया अटैची हैं शाहिद, वो बड़े पढ़े लिखे यंग नौजवान हैं, वो भी पाकिस्तान
मेरे हुए हैं, अच्छा। पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं। और ये जो सरदार शकीब हैं ये भी पाकिस्तान मेरे हुए हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, उर्दू अच्छी बोलते हैं, दर्री पश्तो अच्छी बोलते हैं। तो उनसे बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे कहानी जो सुनाई जो कि मुझे उनकी बात कन्विंसिंग लगी। खुदा बेहतर जानता है क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा कि मेरी भी बात हुई थी अपने कौंसलर से। उन्होंने कहा ज़ाहिर है आपने यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें जो एहतजाज जो लेटर दिया है तो हमने वो उसको भेज दिया है, अपने मरकज़ में भेज दिया है। लेकिन मैंने कहा सर ये हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि जी मैंने भी अपने कौंसलर से बात की, तो उन्होंने जो बात मुझे बताई बकौल उनके कि कहते हैं कि मुझे बुलाया था जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सीरतुन नबी के एक फंक्शन में, और सीरतुन नबी का फंक्शन था। कहते हैं मैं उधर जाके बैठ गया, तो कहते हैं मैं उधर बैठा ही हूँ तो अचानक म्यूज़िक बजा, यानी मौसीकी बजी, तो सारे लोग उठ गए। तो मुझे समझ नहीं आई ये पाकिस्तान का कौमी तराना है या नहीं। तो बकौल उन्होंने यानी कि जो उन्होंने वजाहत दी है कि यानी कि ये मेरे मकसद तौहीन करना नहीं था, ज़ाहिर है मैं इधर तैनात हूँ। और ज़ाहिर है कोई भी जब डिप्लोमेट्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुर्बतें लाई जाएँ। तो फिर मैंने उनसे फिर ये भी पूछा, मैंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब बड़े कुछ चाह रहे हैं कि आपसे अलग से मुज़ाकरात करें। तो उन्होंने कहा देखें अली अमीन गंडापुर साहब ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, तो अभी मैं कोई बात कहूँ तो वो कबल वक्त होगी। ज़ाहिर डिप्लोमेट बड़े मोहतात भी होते। तो फिर टीटीपी के ऊपर भी और इन सारे इश्यूज़ के ऊपर भी बात हुई। तो उन्होंने उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी वो ये कह रहे थे कि हमने तो सख्ती से मना कर रखा है कि हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तान में जाके दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेंगे। और कहते हैं कि हमने बल्कि सिर्फ एक कुन्नड़ का बता रहे थे कि खाली कुन्नड़ में 200 के करीब हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं जो कि अफगान नेशनल भी हैं, जो किसी तरीके से पाकिस्तान में जाके कार्रवाई में अगर हमें पता चला या कोई मावनत में पता चला हमने उनको गिरफ्तार किया। और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, पूरे नंबर उनको भी याद नहीं थे। तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अमन से रहें और बेहतर चीज़ें हों और ये जो मामला है वो हल हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कब आखिरी बातचीत हुई दोनों मुल्कों के दरमियान इसके ऊपर? तो वो यही बता रहे थे कि वो जो इमरान खान के दौर में ही साबिक दौर में ही आखिरी बातचीत, उसके बाद कोई प्रॉपर बातचीत नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि जी तजारत की क्या सूरत हाल है? फिर उन्होंने बताया कि जी देखें 1 महीना हो गया है, तुरखम बंद है, बॉर्डर बंद है ना, ज़ाहिर मेन तो तजारत आप इधर कहते हैं जी, कहते हैं ना एक गाड़ी उधर से इधर आई है ना इधर से उधर गई है। अच्छा। तो ज़ाहिर है जब तजारत नहीं होगी तो लोगों की एक दूसरे के साथ और ही दूरियां पैदा होंगी। तजारत में क्या होता है बिल्कुल कि जब आप माल बेचने जाते हैं तो आप अपना क्लाइंट देखते हैं, कारोबारी आदमी देखते हैं, और जो माल खरीदता है वो देखता है कि मुझे कुछ सस्ता मिले। अब अफगानिस्तान से अंगूर आता है, टमाटर आता है, फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो पाकिस्तान में बड़े बिकते हैं। पाकिस्तान से वहां पर गंदम जाती है, आटा जाता है, और चीज़ें जाती है, चीनी जाती है, बहुत सारी चीज़ें जाती है जो वहाँ पे बड़ी मकबूल है। तो अब मामला ये है कि किसी न किसी सूरत तो हमें बैठना होगा। ये जो कुट्टी वाली एक माइंड सेट है ना कि वहाँ पर भी आप देखें कि इस वक्त 2 मुल्क हैं, एक हिंदुस्तान है और एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे पूरे डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, यानी कि वहां पर भी हमारा नाज़िमुल उमूर है पाकिस्तान के, और यहाँ पर अफगानिस्तान का नाज़िमुल उमूर है। हिंदुस्तान के साथ भी हमारे पूरे टाइज नहीं है, वहां पर भी नाज़िमुल उमूर है और यहाँ पर भी उनकी हेड ऑफ मिशन नाज़िमुल उमूर है। तो ये कैसे चलेगा जब तक हम ये पूरी हमारा जो अफगानिस्तान के बारे में जो थिंकिंग है ना ये चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अफगानिस्तान की आइडियोलॉजी अच्छी लगे या बुरी लगे, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमें इनके साथ चलना पड़ेगा। तो मैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही कहूँगा कि ये हम बड़े हैं इन मैनी वेज, वसाइल हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हमें खुला दिल दिखाना होगा। और अफगान जो भी बंदा काबुल में आके बैठता है उसके साथ आपको इंगेज करना पड़ेगा। अगर वो अशरफ गनी थे आप उनके साथ इंगेज करते रहे थे, अब इनके साथ इंगेज करें और मसले को हल की तरफ लेके जाएं और वो बातचीत से ही होगा। तो खैर ये जो मेरा जो इम्प्रेशन जो है, जो हेड ऑफ मिशन
अफ़गानिस्तान के हैं, पाकिस्तान में आए हुए, मुझे ये उनका इम्प्रेशन लगा कि वो पाकिस्तान के साथ टाइज बेहतर बनाना चाहते हैं और वो जेन्युइनली। अच्छा, फिर कुछ हमारे जो अफ़गान भाई हैं जो पाकिस्तान में तिजारत करते हैं उनकी भी बड़ी शिकायतें हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, पहले तो ये है कि उनकी यहाँ पर आने में इमिग्रेशन के बड़े मसाइल हैं, फिर हमारे FIA वाले भाई हैं जो तंग करते हैं इनको। हमारा आपको पता है इस बात का कि कोई भी अफ़गान नेशनल पाकिस्तान आने के लिए जो पाकिस्तान एम्बेसी से वहाँ पर वीज़ा लेता है, वहाँ पर $1,500 से $2,000 में पाकिस्तानी वीज़ा बिकता है। ये मैं नहीं कह रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये वहाँ पर किसी से भी जाके आप पूछ लें, यानी कि पाकिस्तानी वीज़े की फ़ीस कोई नहीं है, फ्री है, लेकिन $1,500 से $2,000 वो मिलता है। अब कोई तो है जो ये कारोबार कर, यानी कि पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर सवाल पड़ेगा कि वहाँ पर जो लोग तैनात हैं वो ये काम कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान की वजारत दाखिला के ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया हुआ है इन्होंने, तो कोई तो पैसे ले रहे हैं ना। एक बात, फिर दूसरी बात है जो अफ़गान ताजिर यहाँ पर आते हैं, हमें चाहिए उनके लिए फैसिलिटेशन करें, हम उनको तंग करते हैं। उनका देखें ना कारोबार ख़राब हो रहा है, अगर अंगूर आ रहे हैं तो वो खड़े हैं ट्रक तो वो ख़राब हो रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं वो खड़े हैं ट्रक तो ख़राब हो रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तानियों के भी हो रहे हैं। फैसला कौन करता है? हम करते हैं कि जी हमने नहीं तिजारत करनी। तो ये मेरे ख्याल में हमें अनडू करना पड़ेगा, और जो उनके हेड ऑफ मिशन है यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको पूरी एहतराम देनी पड़ेगी, और उसमें मीडिया का भी बड़ा रोल अदा करना होगा, बाकी सोसाइटी को भी, मीडिया को भी और हुकूमत को भी, सब ने मिलजुल के करना है। और हमारे वहाँ पर जो तैनात हैं जिनके ऊपर ज़्यादा अटैक भी हो चुका है, पता है पाकिस्तान के जो 4D अफेयर हैं वहाँ पे अटैक हो चुका है उनके ऊपर, तो उनकी भी बड़ी हिम्मत है कि ज़रा वो गोली भी खा के वहाँ पर मौजूद है। तो आई बिलीव के हमारी जो बात है, सिर्फ 2 बातें इस पर मैं ऐड करना चाह रहा था। एक तो जो ये अफ़गान नाज़िमुल अमूर ने बताया ना कि मेरी उनसे बात हुई वहाँ पे कौंसल जनरल से, वो कहते हैं तकरीब शुरू हुई, एक म्यूज़िक बजा और उनको नहीं पता चला कौमी तराना है। पाकिस्तान में ना ज़्यादातर जो अफ़गान ये जो एम्बेसी है या कौंसल जनरल का जो स्टाफ़ है, उनमें ज़्यादातर मेजॉरिटी उन लोगों की है जो पाकिस्तान में किसी न किसी तरह या किसी न किसी तौर पे रहे हैं। तो वो ना सिर्फ उर्दू जानते हैं बल्कि उनको ये भी पता है कि कौमी तराना क्या होता है। ये डिप्लोमेट्स को बाकायदा तौर के ऊपर जहाँ तैनात किया जाता है, उससे पहले उस जो होस्ट मुल्क होता है उसकी बाकायदा पूरा कल्चर, उनका नेशनल एंथम, सब कुछ उनको पता होता है। तो ये जो एक उन्होंने जस्टिफिकेशन नाज़िमुल अमूर ने दी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त कोई जस्टिफिकेशन है कि अफ़गान जो कौंसल जनरल था उसको पता ही नहीं था कि ये तराना है या क्या है। या वैसे भी अगर एहतरामन कोई खड़े होते हैं, पता चल जाता है कि ये एक नेशनल एंथम के लिए वो खड़ा है ऑफिशियल इस तरह की मीटिंग में। एक तो ये, दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमें अफ़गान जो उनकी वो करना चाहिए ख़ास तौर के ऊपर बड़े इंगेजमेंट के लिए बड़े भाई के, देखें यहाँ पे नफ़रत नहीं है, इससे ज़्यादा नफ़रत वहाँ पे अफ़गानिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ है। तो जिस तरह आपने भी बताया कि जो चार्ज अफेयर है वहाँ पे उनको अटैक किया गया, तो ये नफ़रत जो है ना ये वन साइडेड नहीं है, 2 तरफ़ा है। उसमें उनको भी ये वो करना होगा कम करने के लिए और दूरियां ख़त्म करने के लिए। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, दोनों ममालिक को मिलके जो है ना। नहीं, इसमें कोई आपकी फ़ख्र ये बात दुरुस्त है कि दोनों ममालिक को मिलकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन जो जस्टिफिकेशन की एक बात की, मैं उसके ऊपर ये ज़रूर कहूँगा कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर मेहमान से कोई गलती हो गई या जो भी हुआ उसके ऊपर हमने एक एहतजाज कर दिया, उन्होंने वो एहतजाज अपने मरकज़ को भिजवा दिए, एंड आई बिलीव कि वो भी सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं। अगर किसी को नहीं थी समझ, अब पता लग गई है, तो अब हमें आगे बढ़ना होगा और इनको फैसिलिटेट करना होगा कि ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात बनाएं, और वो उधर फैसिलिटेट करें, क्योंकि जब तक हम आपस में पीपल टू पीपल ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, तिजारत नहीं करेंगे, ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। मामलात अब देखें, अशरफ गनी की गवर्नमेंट नहीं है ये कि आप उनके साथ बैठते थे बात करते थे, ये तालिबान की गवर्नमेंट है कि आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि वो डिप्लोमेसी के भी असरार और रमूज जानते होंगे और वो दुनिया को भी, तो मेरा ये ख्याल है हम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो हमें अवेलेबल सूरत हाल में ही चलना होगा। तो मेरे ख्याल में यही है आसिफ फ़खर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए।